पहले फिजिक्स के बिना सिलेक्शन हो सकता था, आधी फिजिक्स छोड़ के भी हो सकता था। आज की डेट में यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ इवन लीविंग वन चैप्टर ऑफ फिजिक्स। पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही आता है। मेरे पेरेंट्स के टाइम पर भी एनसीईआरटी से आता था। 1 महीना 2 महीना 15 दिन 20 दिन से नीट नहीं निकल सकता है। आपका पेपर टफ आया ना, तो आपके लिए एडवांटेजेस ही है। अगर आप एक डॉक्टर हो, पोस्ट एमबीबीएस डॉक्टर इंडिया में अर्न्स बिटवीन हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अमन तिलक। हम सब लोग इस दुनिया में एक रेस में दौड़ रहे हैं, नहीं पता जाना कहाँ है, और अगर जीत भी गए तो मिलेगा क्या नहीं पता बहुत लोगों को। रिसेंटली वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु रोट नीट इन द सेम ईयर जिस साल मैंने लिखा था 2017 में, इवन आफ्टर सिक्योरिंग ऑल इंडिया रैंक 1 ही पास्ड अवे। रीजन क्या था किसी को भी नहीं पता, बट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानना है कि शुड वी एक्चुअली प्रिपेयर फॉर नीट। यूट्यूब पे तुम्हें बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे ऑन हाउ टू क्रैक नीट, पढ़ाते हुए भी अच्छे खासे वीडियोस मिल जाएंगे, सब कुछ मिलेगा। लेकिन ये टॉपिक कि क्या तुम्हें एक्चुअली प्रिपेयर भी करना चाहिए नीट के लिए, इज इट वर्थ क्रैकिंग नीट, ये कहीं भी एड्रेस नहीं हुआ मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी आपके गोल्स हैं उससे आपके प्रोफेशन को अलाइन होना। ओनली देन यू आर गोइंग टू एक्सेल। रैंक्स विल नॉट मैटर ओवर द नेक्स्ट 10, 15, 20 years. What will matter is your passion, and what will matter is कि क्या तुम जो जिस भी प्रोफेशन में हो, क्या तुम्हें उसमें काम करने जैसा लगता है या फिर उस पर मजा आता है। सो हम इस पॉडकास्ट में we have invited someone who himself secured all India rank 1 in AIPMT एग्जामिनेशन। नीट को पहले AIPMT कहते थे। सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द आइडियल टाइम टू स्टार्ट, और आप आज की डेट में कितने लेट हो जानना जरूरी है ना। हाउ विल नीट पैटर्न चेंज ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, जब आप नीट का एग्जाम लिख रहे होगे क्या बदलाव आने वाला है। शुड यू कंसीडर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, एक स्टिग्मा अटैच्ड है काइंड ऑफ कि नहीं भाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही काइंड ऑफ आपको फोड़ना है। एट द एंड वील इवन डिस्कस द सैलरीज जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड इज इट एक्चुअली वर्थ क्रैकिंग द नीट एग्जामिनेशन, एंड इज इट वर्थ बिकमिंग अ डॉक्टर। वील शेयर इट फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस, and for your reference I have cracked AIIMS in 2017 with an all India rank of 33 and have completed my MBBS from AIIMS New Delhi and currently pursuing my MD at Department of Nuclear Medicine at AIIMS New Delhi itself. So let us begin this podcast now. So hi everyone, this is Dr. Aman Tilak. Welcome to the first ever podcast on this channel, and I invite today Dr. Rishabh Jain, my senior from AIIMS 2012 batch, and आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक ऑनेस्ट पॉडकास्ट होने वाला है ऑल अबाउट नीट, एंड ट्रूथफुली डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास कम टाइम बचा है तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आपके पास कितना टाइम जरूरी है नीट को क्रैक करने के लिए, क्या नीट के लिए पढ़ना जरूरी भी है कि नहीं, नीट क्रैक करना इज इट वर्थ इट और नॉट, क्या सैलरीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से और करियर ऑप्शंस आप सोच सकते हैं इक्विवेलेंटली गुड एज द मेडिकल प्रोफेशन। सो स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को। डॉक्टर ऋषभ, इससे पहले हम स्टार्ट करें, हम लोग जानना चाहेंगे आपकी क्या रैंक थी जब आपने AIPMT, उस वक्त नीट नहीं AIPMT होता था, तो व्हाट वाज योर रैंक? तो मेरी रैंक 2012 में मैंने AIPMT दिया था, तब रैंक 1 आई थी मेरी, ऑल इंडिया रैंक 1 थी। बट उस टाइम से आई थिंक बहुत चेंज हो गया है अब नीट एग्जाम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा तेरे से क्वेश्चन है, सिंस यू गाइड, तू बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड करता है यूजी के लिए, नीट यूजी के लिए, व्हाट इज द आइडियल टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट? सो देखो, ये बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे वो ड्रॉप कर रहे हो, चाहे वो 12th में जस्ट घुसे हो, 11th में घुसे हो। इन दिन तो बहुत सारे बच्चों के क्लास 9, 10 से ही मैसेज आने स्टार्ट हो जाते हैं, मैंने आपका ये वीडियो देखा था, एंड आई वांट टू प्रिपेयर फॉर नीट, एंड इस तरीके की भी वीडियोस, इस तरीके की भी मैसेजेस आते हैं मेरे पास। सो आई थिंक, एंड आई थिंक यू विल एग्री विद मी, द आइडियल टाइम टू स्टार्ट फॉर योर नीट प्रिपरेशन इज क्लास 11th, जब आपके पास पूरे 2 साल होते हैं, एंड मैंने भी पूरे 2 साल पढ़े नीट के लिए, एंड दैट इज हाउ यू कैन एंश्योर कि यार आपको बेसिक से लेके एकदम एडवांस लेवल तक, आपके स्कूल से लेके, कोचिंग से लेके, आपके हर एक चीज में आप अच्छा करके एक्चुअली नीट को फोड़ पाओ। तो 11th 12th का सिलेबस ही पूछा जाता है,
तो लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि 9 से स्टार्ट कर लें, तो उसमें दिक्कत क्या है? मुझे लगता है कि अगर आप 9 से स्टार्ट कर रहे हो तो इट इज बिट टू अर्ली टू स्टार्ट, एंड आप 11 तक आते आते यार थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो सकते हो कि 9 से बहुत सारे बच्चे थे जो 9 से पढ़ रहे हैं नीट के लिए, और उसके 11 तक आके ना थोड़े बर्नआउट से हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आता है अभी भी 2 साल और हैं एग्जाम को। थोड़ा मैं ये भी पॉइंट टच करना चाहता हूँ कि जो पीएमटी की प्रिपरेशन होती है ना, वो एक तपस्या की तरह होती है। मतलब मुझे याद है कि जब मैं पीएमटी जितनी पढ़ाई कर रहा था, जितनी सीरियसनेस से पढ़ाई कर रहा था, मेरी फैमिली जितनी सीरियस थी, उतने टाइम पर पीजी प्रिपरेशन नहीं था। पीजी प्रिपरेशन के लिए मैं ठीक है सीरियस था, बट मेंटली थोड़ा रिलैक्स था एज कम्पेयर टू माई पीएमटी में तो था कि डू और डाई। तो उस हाई एड्रेनलिन, उस हाई कॉर्टिसोल लेवल पे आप 4 साल फंक्शन नहीं कर सकते मेरे हिसाब से उस इंटेंसिटी के लिए। एंड व्हाट आई थिंक इज कि देखिए 9 से, हाँ देयर आर पीपल, आई नो पीपल जो 9 से पढ़ के भी 12th तक जाके और फिर नीट को भी फोड़ा है, जेई भी फोड़ा है साथ में, आई नो दोस पीपल, बट दिस डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग होते हैं जिनको पैशन ही है यार पढ़ाई का, उनको बहुत अच्छा लगता है यार, उनका पैशन है पढ़ाई करना। अब वो 6 से पढ़ रहा है, 8 से पढ़ रहा है, ठीक है अच्छी बात है, एनटीएससी निकाल रहा है, ओलंपियाड निकाल रहा है, ही हैज दैट पैशन, गो अहेड। लेकिन the ideal time I would say to prepare is from class 11, 2 साल preparation, and the least which I feel कि भाई आपको जितना आपको मतलब चाहिए कि यार आप एकदम शोटी के साथ कह सको आज की डेट में कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आप चलो हासिल कर लोगे, 1 साल तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। 1 महीना 2 महीना 15 दिन 20 दिन से नीट नहीं निकल सकता है। दैट आई एग्री यार, वो तो बस गिमिक्स हैं कि 3 months 1 month 2 month स्ट्रेटेजी, तो बट actual real honestly तो I also believe कि 1 year dedicated study is sufficient to crack a government medical college। चल on the other hand I would say कि अब यहाँ पर ना थोड़ा सा एक there is a divide which exists in the social media। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि बोर्ड जब खत्म होता है तब उनको काइंड ऑफ वो जगते हैं, उन्हें समझ में आता है अब तो यार 1.5 महीना बचा है। पहले मोस्ट पीपल उनकी कैसी जर्नी रहती है, क्लास 10th तक 10 सीजीपीए 9 सीजीपीए लेके बड़े मस्ती से घुसते हैं 11th में, पीसीबी लेंगे, डॉक्टर बनना है, मैथ्स छूट गई है, कोई टेंशन नहीं है, अब तो बायो ही बायो पढ़ेंगे, फेवरेट सब्जेक्ट है। फिर उनको मिलता है फिजिक्स नाम का एक सब्जेक्ट, और उस फिजिक्स में पूरी मैथ्स ही मैथ्स, स्टार्टिंग में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें कभी देखी नहीं होती हैं, ट्रिग्नोमेट्री भर भर के, लॉग्स, एंटी लॉग्स, 10th तक लॉग्स एंटी लॉग्स नहीं थे, सीबीएसई में हम लोग में नहीं था, आई थिंक अभी भी नहीं है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो आपको एकदम बेसिक से समझना पड़ता है। बहुत बच्चे नहीं समझ के आगे भागने लग जाते हैं, फिर उनके सामने एक चैप्टर आता है रोटेशनल मैकेनिक्स करके, उसमें वो अलग ही परेशान हो जाते हैं। फिर कोचिंग में क्या चल रहा होता है, वहां पे आपका जो है एनिमल किंगडम हो गया, वो 1.5 2 3 महीने तक पढ़ाते हैं, मोल कंसेप्ट हो गया वो 2 महीने पढ़ाते हैं। तो स्टार्टिंग के चैप्टर्स वो इतने खींचते हैं, जब तक सितंबर अक्टूबर आता है तो हाफ ईयरली होता है स्कूल का, उसके बाद जब नवंबर दिसंबर तक आता है तो उनके कोचिंग के टेस्ट तो अच्छे से चल रहे होते हैं, उसके साथ साथ स्कूल का प्रेशर होता है कि 11th पास करनी है, क्योंकि हाफ ईयरली में शायद से थोड़ा खराब किया होता है। फिर कोचिंग कैसे करें, स्कूल कैसे करें, सब कुछ मैनेज कैसे करें, तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, कोचिंग में छोड़ते हैं, स्कूल में थोड़ा सा मेहनत करना चालू करते हैं और किसी कुछ करके 11th पास करते हैं। एंड जब ये 12th में घुसते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल दे लूज द ड्रीम ऑफ क्रैकिंग नीट। नाउ द ओनली थिंग which is in front of them they want to achieve is ये किसी तरीके से बोर्ड्स में अच्छे नंबर 90% आ जाए, एटलीस्ट वहां तो हासिल करें। नीट लुक्स आउट ऑफ द वे, जब कोई मॉक टेस्ट देता है और उसके 300 350 नंबर आ रहे होते हैं एंड वो देखता है यार कट ऑफ तो ऐसा जा रहा है 650 640 पे भी कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो दैट बिकम्स डिसहार्टनिंग एंड उसके बाद वो छोड़ देते हैं। एंड अब जब ये बोर्ड्स दे के निकलते हैं, 1 हफ्ता बीतता है, उनको फिर समझ में आता है यार बोर्ड से तो कुछ मिलने नहीं वाला है, इन दिन तो बाकी कॉलेजेस भी CUET से मिल रहे हैं, है ना, बोर्ड्स के मार्क्स से तो कुछ बहुत बेनिफिट हो नहीं रहा है ना। तो फिर उन्हें समझ में आता है अरे नीट के लिए, फिर वो देखना स्टार्ट करते हैं 1 month स्ट्रैटेजी, 2 month स्ट्रैटेजी। मैं उनको यही सिंपल चीज बोलता हूँ अपने हर एक जो वीडियो में कि भाई 15 दिन 20 दिन में आपका 1 महीने में आपका 0 से आप प्रिपेयर करो तो नीट क्रैक नहीं हो सकता, कोई नहीं करा सकता। लेकिन उस 1 महीने को वेस्ट करने की जगह आप 1 महीने में पूरा जम
जितना आप पढ़ सकते हो पढ़ो यार, बायो ही पढ़ जाओ एटलीस्ट। हाँ। आपके पास 1 महीना 1.5 महीना बचा, 11th-12th की बायो पढ़ दो। आधा सिलेबस तो आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, उसी जोश को मेंटेन करो पूरा अगले 1 साल, एग्जैक्टली। और तब आपका अगला साल का नीट फोड़ के निकलेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आप ये सोचो कि भाई नहीं 1 महीने में तो होता नहीं है, पढ़ाई ना करो, उसके बाद फिर आपके 2-3 महीना वेस्ट करो कि भाई काउंसलिंग है, प्राइवेट लेना है, क्या करना है, 4 चीजें सोचो, और उसके बाद आप टाइम वेस्ट करने के बाद आगे बढ़ोगे, देन इट इज नॉट अ वाइज डिसीजन। दैट इज व्हाट आई से। हाँ, तो बात सही है कि जब भी आप स्टार्ट करो पढ़ना, तो अगर हम इसको समराइज करें, तो जब भी आप स्टार्ट करो पढ़ना, ये डिसाइड करो कि मुझे अब नीट के लिए पढ़ना है, उससे 1 साल इज अ आइडियल टाइम, इसमें जम के पढ़ना है एंड क्रैक करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मैंने 2012 में अपना नीट का एग्जाम दिया, 2017 में दिया, अब 2024 चल रहा है। सो ओवर द कोर्स ऑफ इयर्स कैसे नीट प्रिपरेशन, AIPMT था पहले, नीट हो गया, कैसे डिफरेंट हुई है, आगे आने वाले स्टूडेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए? बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है पिछले 7-8 साल में, और स्पेशली पिछले 5 साल में। 2019 के बाद से, जब कोविड का साल आया, उसके बाद से तो माय गॉड बहुत चेंज हुआ है। पिछले 10 साल में पेपर का जो लेवल है वो इजी पे इजी होता गया है, और नीट को क्रैक करना, द आयरनी इज डिफिकल्ट पे डिफिकल्ट होता गया है। सो अब प्रॉब्लम क्या है कि स्कोप ऑफ एरर ही नहीं ज्यादा बचा। पहले 2016, 17, 18 में व्हाट वी यूज्ड टू से कि आपने यार अगर बायो अच्छे से पढ़ ली, केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ ली, फिजिक्स में आपने सिलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़ लिए, बाकी चीजें छोड़ दी, और लेट से आप फिजिक्स में यार आधा स्कोर ही कर पा रहे हो, 80 नंबर ले आ रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के आप दम पर इतना स्कोर कर लोगे कि आपका कट ऑफ 530, 540 आराम से हिट हो जाएगा। बट आज की डेट में आपके पास मतलब मैं कोट करना चाहूंगा, डॉक्टर ऋषभ के साथ मैंने एक वीडियो बनाया, हाउ टू स्टडी फॉर MBBS फर्स्ट ईयर, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बनाया, बहुत ब्यूटीफुल वीडियो है। आई वुड हाईली रिकमेंड, आपका अगर MBBS में सिलेक्शन होगा अगले साल भी, तो भी वो वीडियो जरूर देखना, एक अपना एम बना के रखना कि वो देखना है वीडियो। उसमें जो टॉप कमेंट है, यू विल बी सरप्राइज्ड, अभी आप जाके देख सकते हो उस पर क्या कमेंट है। मेरे ये वीडियो देखना तो सपना ही रह गया, मेरे 649 मार्क्स आ रहे हैं, स्टिल आई डिडंट गेट अ कॉलेज। Now what do I say to those people? 650 नंबर का मतलब होता है यार, आप बायो में अगर 20 नंबर गलत करते हो, 20 नंबर बायो से हटा दो, 20 नंबर आप केमिस्ट्री से हटा दो, 30 नंबर फिजिक्स से हटा दो, मतलब 4 क्वेश्चन बायो, 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 6 क्वेश्चन आपका फिजिक्स का। इतना एरर, इतना स्कोप है बस। इससे ज्यादा आप स्कोप गलती कर रहे हो, बबलिंग मिस्टेक कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो मेन डिफरेंस क्या रहा है, समराइज करना, पहले फिजिक्स के बिना सिलेक्शन हो सकता था, सेलेक्टेड फिजिक्स करके आपका सिलेक्शन हो सकता था, आधी फिजिक्स छोड़ के भी हो सकता था। आज की डेट में यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ इवन लीविंग 1 चैप्टर ऑफ फिजिक्स। सेकेंड चीज क्या हुई है, कट ऑफ क्यों और बढ़ा है, अभी पिछले साल में जो है सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, एंड कटिंग डाउन फ्रॉम 97 चैप्टर्स टू आई थिंक 79 चैप्टर्स, ये 20% का अप्रोक्सीमेटली जो रिडक्शन हुआ है। अब वही NCERT से आपको कम एरिया से उसी जगह से क्वेश्चन बनने वाले, सिलेबस कम है, तो कंपटीशन कम हो जाता है। कमिंग टू नाउ द बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन, जो बच्चे पूछते हैं कि ये फिजिक्स क्यों डालते हैं, मतलब हमें तो फिजिक्स आती क्यों पेपर में, हमें तो डॉक्टर बनना है। बिल्कुल, तो इस, और ये कोई आंसर कर भी नहीं पाता बहुत ढंग से कि भाई उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपको कुछ जगहों पे जरूरत पड़ेगी, केमिस्ट्री की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे फर्स्ट ईयर में आप बायो केमिस्ट्री में आते हो, जरूरत पड़ेगी आपको, फिजियोलॉजी में जरूरत पड़ेगी आपको, फिजिक्स की भी अलग अलग जगह पे पड़ेगी, है ना, समझने में भी आपको पड़ेगा, लॉग वॉग भी काम आएगा भाई आपके, और भी चीजें आएंगी यार, मैथ्स, बेसिक मैथ्स सब कुछ आएगा काम, बट उतना नहीं काम आएगा जितना, उतना जरूरत नहीं है, वो आई अंडरस्टैंड। बट क्यों आता है फिजिक्स और क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाना चाहूंगा, क्योंकि नीट इज नॉट द एग्जाम टू सेलेक्ट यू, it is the exam to reject 99% of the people and then to select 1%. Yeah, that is true. तो जब अभी सिलेबस कम हुआ, बच्चे ऑनलाइन मोड से प्रिपरेशन करने लग गए, कट ऑफ आप देख सकते हैं क्या हालत हुई। अगर फिजिक्स हटा दी तब तो केवल बायो बचती है, बायो तो सबकी फेवरेट है, फिर कट ऑफ का क्या होगा। सो आई थिंक इट्स लिटिल इम्पोर्टेंट कि थोड़ा डिफिकल्ट लेवल मेंटेन होता रहे, एंड इस बार का जो नीट था, इस बार की नीट तो अनएक्सपेक्टेडली हाई गई है,
तो क्या तेरे को लगता है कि जो नेक्स्ट ईयर के नीट आएंगे एंड कमिंग फॉरवर्ड जो आगे नीट आएंगे, क्योंकि इतना हल्ला हुआ है, कोर्ट में केस चल रहे हैं, बहुत कुछ हुआ है, कुछ चेंज आएगा पैटर्न में, थोड़ा डिफिकल्ट होगा नेक्स्ट ईयर नीट? देखिए, जो भी मैं यहाँ पर बोलूंगा ये मेरा थॉट प्रोसेस है, माई स्पेक्यूलेशन ही है, मैं तो क्लियर कट बोलूंगा, बट आई थिंक नहीं होगा तो गलत है उन बच्चों के साथ जो कि बहुत डिजर्विंग है एंड तब भी उनको सीट नहीं मिल रही। एक बात बताओ आप मुझे, क्या जिस बच्चे के 715 नंबर आए हैं एंड उसके बायो में कम नंबर रह गया, फिजिक्स में कम मिल गया, इसलिए उसको एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा, क्या वो कम डिजर्विंग था? या जिस बच्चे के लेट से 649 मार्क्स आए, क्या वो 650 नंबर वाले से कम डिजर्विंग था किसी भी एंगल से? नहीं ना, वो तो सिस्टम का फेलियर है कि उसको सीट नहीं दे पा रहे, इतने डिजर्विंग कैंडिडेट को भी हम सीट नहीं दे पा रहे। तो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल तो आई थिंक मेंटेन होना चाहिए एंड ये सभी लोगों के लिए अच्छा है। जब भी मैं पीजी के लिए भी बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि अगर आपका पेपर टफ आया ना तो आपके लिए एडवांटेजेस ही है ये। अगर आपने मेहनत की है अच्छे से, आपने पढ़ा है, आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, तो आपका 100% बेनिफिट होगा। तो डेफिनेटली थोड़ा मेंटेन होना चाहिए नीट का लेवल आगे आने वाले टाइम पर भी, एंड अच्छा ही है उससे। अगर देखिए, ये लोग अभी नहीं समझते हैं, हाँ। वो लगता है कि भाई आसान पेपर आसान होता है। एक सिंपल सा मुझे रूल लगता है, जब भी किसी भी नीट होने के बाद अगर आप रैंडमली 15-20 लोगों से बात करो और बच्चे बोले कि अरे पेपर बहुत अच्छा गया, इसका मतलब पेपर अच्छा नहीं गया है। अच्छा नहीं गया क्योंकि पेपर अच्छा और नहीं अच्छा जाने का मतलब है रैंक से, मार्क्स से थोड़ी ना। सो मैं एग्जांपल देता हूँ यार, मेरा नीट 2017 का पेपर बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई, लेकिन साथ में और भी लोगों को बहुत अच्छी फीलिंग आई और मेरी रैंक उसमें 254 आई थी। एंड हम लोग का एम्स का अलग एग्जाम होता था उस वक्त। एम्स का मेरा पेपर, आई डोंट नो, मेरा कोई भी मॉक टेस्ट इतना खराब नहीं गया जितना मेरा एम्स का पेपर गया था। मतलब उसमें फिजिक्स अलग ही लेवल की आई थी, पता नहीं क्या पूछा हुआ था, बहुत खराब गया था। एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग अ गुड रैंक एंड आई गॉट रैंक 33 बिकॉज बाकी लोगों को और खराब गया। एग्जैक्टली। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू रियलाइज। तो मेरा स्पेक्यूलेशन कह लो या माय थॉट प्रोसेस है, हाँ थोड़ा सा लेवल मेंटेन होगा पेपर का। और दूसरी चीज, एक और भी चीज हो सकती है, प्रीलिम्स और मेंस, आई थिंक आपके टाइम पे होता था ये, उस तरीके का वापस भी ला सकते हैं टू एक्चुअली सी कि लेट्स से आपका प्रीलिम्स एक स्क्रीनिंग एग्जाम हो गया, उसमें कट ऑफ कर लो, उसमें रैंक मत करो कि इसके ऊपर जो भी स्टूडेंट्स के नंबर आए हैं दे आर एलिजिबल फॉर मेंस, एंड मेंस में आप रैंक वाइज सिस्टम कर दो। या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि प्री में आपने बाकी सारे कॉलेजेस कर दिए और इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, एम्स हो गए और भी जो टॉप कॉलेजेस हैं उनको आप उसमें कर दो। जैसे जेई मेंस और एडवांस होता है, उस तरीके से भी हो सकता है, ऐसा करें। इसमें एक और चीज बेनिफिट होगी कि लेट्स से किसी कोचिंग में पेपर लीक और ये सारी चीजें होती हैं, तो आप फिर उस एक आपने लिया कि भाई पास फेल वाला अगर कर दिया पहला एग्जाम और दूसरा एग्जाम आपने सिलेक्शन बेस कर दिया, तो आपके पास जो सेकंड वाला एग्जाम है वो आप कंप्यूटर बेस्ड आराम से करा सकते हो कम लोगों के लिए, एंड उसमें पेपर लीक और ये अनफेयर मींस का भी कम चांस होगा। तो दैट आल्सो कैन बी देयर, बट जो भी होगा आपको चिंता नहीं करनी है, एमसीक्यू फॉर्मेट में ही रहेगा, इतना तुम चिंता मत करो। और एनसीईआरटी से ही मोर और लेस रहने वाला है। तो एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट हो गया है करंट पेपर में? हमारे टाइम पर भी इम्पोर्टेंट था, सब लोग बोलते थे कि पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही आता है, मेरे पेरेंट्स के टाइम पर भी एनसीईआरटी से ही आता था। तेरे टाइम पर क्या सीन था और अभी क्या सीन है? पहली चीज तो एनसीईआरटी से ही पेपर आता है, क्योंकि सीबीएसई वो तो नीट का जो सिलेबस है आप जाके उसकी वेबसाइट पे देखोगे सेम है, जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स है वही नाम ही है, वही नाम। हाँ, उसी को अंदर से एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा सा एलैबोरेट कर दिया, टॉपिक्स भी वही, उसी सीक्वेंस में सब कुछ। तो नीडलेस टू से आपके टाइम, मेरे टाइम और अभी 2024, 25, 26 पूरे टाइम एनसीईआरटी से ही आएगा। बट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, इसकी एनसीईआरटी चेंज हो चुकी है। जब आपसे पिछले वाले जो टाइम था, मुझे याद है 1990s और 2000s, जब अर्ली 2000s था, उसमें एनसीईआरटी बहुत बायो की बहुत बड़ी होती थी, उसमें प्लांट, एनिमल, फिजियोलॉजी बहुत सारा घुस के। यहाँ पर तो बच्चे कॉकरोच, फ्रॉग और अर्थवर्म 3 चीजें होती थी पहले, उसमें परेशान हो जाते थे। पहले तो बहुत भर के होता था जूलॉजी में ये सारा, फिर चेंज होके शायद से 2005 के आसपास में ये वाली एनसीईआरटी बनी और फिर ये सेम ही रही और इसको भी फिर कट डाउन किया गया 20% से अभी रिसेंट पिछले 1.5 साल पहले। ठीक है, तो अभी भी एनसीईआरटी ही पढ़नी है और करंट एनसीईआरटी ही पढ़नी है। नाउ बायो
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू कैन वाउच फॉर इट कि एनसीईआरटी की ही लाइन से होगा, केवल एनसीईआरटी पढ़ोगे, रट के भी चले जाओगे बहुत, मोस्ट ऑफ द केसेस तुम्हारा आंसर बन जाएगा। इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, हाँ मैकेनिज्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर रट के भी जाओगे तो एनसीईआरटी को नाम से ही आएगा, नेम रिएक्शन आएगा, जो कन्वर्जन आएगा एनसीईआरटी से ही ऑलमोस्ट काइंड ऑफ आएगा, तो तुम्हारा हो जाएगा आंसर। लेकिन फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री केवल एनसीईआरटी पढ़ के नहीं हो सकता। हाँ एनसीईआरटी का ही आएगा, लेकिन तुम्हें कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आएंगे बहुत सारे उसमें, तो वो तुम्हें अच्छे से तुम्हें आइडिया होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, उस कम टाइम में 1.5 मिनट में, 1.25 मिनट, 1 मिनट में वो फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करना आना चाहिए, उस रफ शीट में या फिर जो तुम्हारे बगल में पेपर के जो स्पेस है मार्जिन में, उसमें दैट इज इम्पोर्टेंट। चल आई विल आस्क यू दिस वन क्वेश्चन नाउ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी लोगों के लिए जो देख रहे हैं, शुड यू प्रिपेयर फॉर नीट एट ऑल? नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड अनएड्रेस्ड क्वेश्चन है। आप यूट्यूब पे हर जगह देखोगे, हर बंदा ये बोलेगा यार कि ड्रॉप ले ले, इस बार अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, क्या कर रहा था, रील्स देख रहा था, तेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ सिर्फ। या फिर आप वीडियोस देखोगे कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगले 7-8 महीने में, है ना, क्या क्रैक करने के लिए नीट। बट देयर इज अ कैविएट टू दिस। देखो, आपको अगर लगता है कि आप अगले 7-8 महीने, अगले 1.5 साल, 2 साल, जब भी आप जिस भी नीट देने वाले हो, तब तक के लिए आप अगर आंख मूंद करके सिर्फ पढ़ाई नहीं कर सकते, दिन का 12 से 13 घंटा नहीं पढ़ सकते, तो प्लीज डोंट प्रिपेयर फॉर नीट, क्योंकि ऐसे सिलेक्शन नहीं होने वाला। इट इज दैट इंटेंस। हाँ, जब मैंने बता दिया स्कोप ऑफ एरर रहा नहीं। 4 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चंस का इतना स्कोप है पर सब्जेक्ट, आपको उससे ज्यादा नहीं है 4-5 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट से ज्यादा का स्कोप, तो आप क्या करोगे? तो यू कैनॉट एंजॉय, यू कैनॉट से कि नहीं दीदी की शादी है, मैं तो 5-6 दिन का ब्रेक ले रहा हूँ, या फिर फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट कि नहीं मेरे को ब्रेक लेना है, घूमने जाना है, मूवीज देखने जाना है, या फिर फ्रेंड्स के साथ चिल करना है। यू कैनॉट डू दैट, यू हैव टू जस्ट स्टडी। हाँ, ब्रेक ले सकते हो आप, कोई मना ही नहीं है, एक मिनी ब्रेक लो कि आप लेट से आधे घंटे बाद 5 मिनट का ब्रेक लग सकते हो, या फिर आप 3-3 घंटे पढ़ के आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हो, अप टू यू। और आप ऐसा भी कर सकते हो, महीने में 1 दिन फ्री ले सकते हो, बट नॉट लाइक कि आप वीक में 2 दिन मस्ती कर रहे हो। यू कैन नॉट डू। तो आई रिमेंबर, तूने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है कि मेरे पेरेंट्स जब मैं 11th-12th में था, दे वेंट टू द यूएस। ठीक है, मेरे फर्स्ट कजन की शादी थी, फर्स्ट मैरिज थी हमारी फैमिली में, एंड मैं तब आई हैड जस्ट जॉइंड 11th, एंड वो 10 दिन की ट्रिप थी, एंड ऑब्वियसली 10 दिन आप 11th में बिना पढ़ाई के नहीं छोड़ सकते, सो I had to sacrifice that trip. उसके बाद मेरे पेरेंट्स दोबारा 12th में गए, again outside India for 10-12 days. Again I sacrificed those 10-12 days and I made sure कि 11th-12th में 1 या 2 दिन से ज़्यादा छुट्टी मेरी ना हो in any consecutive time. I think उतना intensity तो आपको देनी ही पड़ेगी, especially when you're preparing for a competitive exam like NEET, जिसमें रैंक इतनी हाई कट ऑफ जाती है। मैं अपना एग्जांपल शेयर करूंगा। मेरी कज़न दीदी की, ओनली कज़न दीदी की जो है फ्रॉम माय फादर साइड, है ना, उनकी शादी थी, मैं क्लास 11th का एंड चल रहा था, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, हाँ मैं अटेंड करने गया था, ओनली शादी जो मैं अटेंड किया था, बट बुक लेके गया था, मैं ट्रेन में भी पढ़ रहा था, एंड वहाँ फेरे हो रहे हैं और मैं पीछे पढ़ रहा हूँ। ऐसा सिचुएशन थी, मतलब लोग पागल टाइप समझ रहे थे भी क्या कर रहे हैं, मतलब ये, बट इतना पागल होना पड़ता है। हाँ, यू नीड दैट लेवल ऑफ मैडनेस। लीव द वर्ल्ड, व्हाट विल दे से। एंड वही रिलेटिव्स जो हैं, वही सारे जो दूर दूर के रिलेटिव्स आपके पास आएंगे, एंड दे विल कांग्रेचुलेट यू ऑन योर सिलेक्शन, जिनको आप जानते भी नहीं होगे, एंड दैट इज द पॉजिटिव थिंग अबाउट सक्सेस। Everyone wants to own it. Everybody wants to own but it. failure is an orphan. Exactly. No one wants to own it, and it has got no fathers. So that is what is there. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने गोल के लिए चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। तो अगर आप रेडी हो बहुत कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए और अपना टाइम जी जान से लगन के साथ पढ़ाई करने में, तभी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नीट के लिए पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। दूसरा, अगर आप 4-5 साल ड्रॉप कर चुके हो, अब थक चुके हो, नहीं पढ़ सकते, प्लीज डोंट प्रिपेयर अगेन, एंड प्लीज डोंट वेस्ट अनदर प्रीशियस ईयर ऑफ योर यूथ लाइफ फॉर नीट प्रिपरेशन, क्योंकि नहीं पता अगले साल तुम्हारे 660 नंबर आए, आ गए और कट ऑफ बढ़ गया, और क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते।
मैं एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ इस पूरे सिनेरियो में, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको आगे की इकोनॉमिक्स नहीं पता कि एक एमबीबीएस डॉक्टर कितना कमाता है, एक पीजी डॉक्टर कितना कमाता है। तो मैं एक थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ बिकॉज इट गिव्स अ पर्सपेक्टिव कि भाई जिस ड्रीम को मैं चेस कर भी रहा हूँ वेदर इट इज वर्थ चेजिंग और नॉट। सो पोस्ट एमबीबीएस अगर आप एक डॉक्टर हो, पोस्ट एमबीबीएस डॉक्टर इंडिया में अर्न्स बिटवीन 70,000 टू अराउंड 1.2-1.3 lakhs। 1.2-1.3 lakhs गवर्नमेंट जॉब्स में मिलती है, जो मेडिकल ऑफिसर की जॉब्स होती हैं यूपीएससी के थ्रू, उनका एग्जाम अलग होता है यूपीएससी सीएमएस के नाम से। दोज आर गवर्नमेंट जॉब्स और उनका फिर प्रमोशन नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब्स की तरह होता है। दोज आर गुड जॉब्स बट दोज आर वेरी लेस। मेजॉरिटी ऑफ जॉब्स जो हैं पोस्ट एमबीबीएस दे आर इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स और सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जिसकी रेंज होती है सैलरीज की बिटवीन 70,000 टू 1.2 lakhs। ये फिर जंप हो जाती है द सैलरीज इंक्रीज फ्रॉम 1.5 टू 4.5 lakhs अगर आपने पीजी कर रखी है पोस्ट ग्रेजुएशन। सो रियल मनी फाइनेंशियल वाइज अगर आपको डॉक्टरी बनना है तो द रियल मनी विच यू विल अर्न इज आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड उसका एक अलग एग्जाम है, एंड दैट इज अगेन 6 years of your MBBS, maybe 1 or 2 years drop, then 3 more years of your post graduation, 1 or 2 more years of experience. So it is a very very long journey, and उस journey के लिए अगर आप prepare कर रहे हो तो keep that in mind definitely. Post MBBS the jobs are not so good. And apart from that there are specializations जो कि बच्चों की जो ड्रीम ब्रांचेस काइंड ऑफ होती है जब आप 10th 11th 12th में होते हो, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, उसमें तो 3 साल आप पीजी में भी नहीं होता, वो फिर आपको उसके 3 साल बाद और 3 साल लगाने पड़ते हैं। उसकी एमसीएच होती है, डीएम होती है, एंड सो ब्रांचेस लाइक सीटीवीएस, कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, यार ये तो 40 के बाद आप कुछ भी डिसेंट लेवल कमाना स्टार्ट करते हो। उससे पहले तो आप जूनियर कंसल्टेंट, जूनियर एवरीथिंग जूनियर चल रहा होता है। ठीक है, जो आप सोच रहे हो ना कि आपके घर के बराबर में जो डॉक्टर है ही इज अर्निंग इन लैक्स, तो वो टाइम चला गया है अनफॉर्चुनेटली थोड़ा। ठीक है, वो टाइम थोड़ा चला गया है। अगर उस लेवल तक आपको पहुंचना है तो यू नीड टू हैव अ लिटिल फाइनेंशियल बैकअप। स्टार्ट से कर रहे हो, बहुत बिल्कुल हम्बल बैकग्राउंड से आ रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़ी टफ है जर्नी। एंड यू नीड टू हैव टू दीज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन अ मेडिकल प्रोफेशन अगर आप प्राइवेट कर रहे हो। वन इज पेशेंस, सेकंड इज परसिस्टेंस। हाँ यार डेफिनेटली आपके पास पेशेंस होना चाहिए कि यार वो शर्मा अंकल इतना पैसा कमाते हैं, डॉक्टर शर्मा आपके बगल में जो क्लिनिक बैठते हैं, तो वो भाई 15 साल की उनकी वैल्यू है, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी है, तब जाके 15 20 25 साल लगे उनको उतना पहुंचने पे। जब तक यू नीड टू हैव दैट पेशेंस एंड परसिस्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, क्योंकि आप पहले दिन आज आप एमबीबीएस ग्रेजुएट हो गए, आप क्लिनिक खोलोगे, सामने ऊपर अपना डॉक्टर नाम लिखे, मे बी कोई भी ना है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स, बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर्स हैं, पहले दिन पे उनकी अर्निंग 50 रुपए 100 रुपए, कुछ लोगों की तो नेगेटिव में थी क्योंकि रेंट का, सफाई का, उससे आपका खर्चा था केवल। बिल्कुल यार, मतलब ओपनिंग योर ओन सेटअप इज मोर ऑफ अ बिजनेस दैन अ प्रोफेशन। प्रोफेशन प्रैक्टिस करने के लिए मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर जॉब बेस्ड, अपना सेटअप इज मोर ऑफ अ बिजनेस थिंग। ठीक है, तो एक वो चीज़ ध्यान रखनी होती है। एंड सेकेंड में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि यार अपार्ट फ्रॉम मेडिकल प्रोफेशन और भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन है विच इवन पे मोर एज कम्पेयर टू मेडिकल विथ मच लेस एफर्ट। एंड आई थिंक अमन तू बताएगा इस बारे में बिकॉज यू आर मोर अवेयर। आई वुड से पहले तो इससे पहले मैं बताऊं, द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट यू गेट इन अ मेडिकल प्रोफेशन इज अनपैरेलल्ड। द सैटिस्फैक्शन यू हैव when the patient says you thank you is unparalleled. It cannot be compared with any amount of money or anything else in life. But हाँ, at par with a better quality of life, बहुत सारे प्रोफेशंस एग्जिस्ट करते हैं। मैं कुछ कुछ नेम करता हूँ आपके लिए, एंड ये उन बच्चों के लिए जो कि अभी क्लास 10th में ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर आपके भाई बहन होंगे छोटे, उनको आप सजेस्ट कर सकते हो। पहला जैसे कि डेटा साइंस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत राइज पे है, स्पेशली डेटा साइंस। 2 से 3 साल एक्सपीरियंस के साथ आप आराम से 6 फिगर मंथली इनकम आप जनरेट कर सकते हो। सेकेंड चीज अगर मैं बात करूंगा तो मैं बोलूंगा लीगल प्रैक्टिस। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होता है कि यार बहुत सारे लॉयर्स पैसा नहीं कमाते, सही बात है, बट इफ यू आर अ गुड लॉयर देयर इज नो बाउंड्रीज टू व्हाट यू कैन अर्न। अभी रिसेंटली एक हमारे पेशेंट थे
and he was a top notch lawyer from high court. And उनकी जो फर्म थी वो क्रिमिनल लॉ जो है वो प्रैक्टिस करती थी. And he told me something very interesting. He told me कि अब क्रिमिनल लॉ को छोड़ के वो लोग फैमिली लॉ की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं बिकॉज डिवोर्सेस इन इंडिया आर ऑन द राइज. मैंने कहा अच्छा, तो उनके लिए वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी. सो लीगल प्रैक्टिस एंड दिस इंक्लूड्स कॉर्पोरेट लॉ, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, सब कुछ ऑन द राइज है. जितने लोग अवेयर हो रहे हैं, जितनी लिटरेसी बढ़ रही है, उतने ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, कोर्ट कचहरी के मामले ज्यादा हो रहे हैं हर एक चीज पे. तो दैट इज ऑन द राइज. वो एक अच्छी चीज है. बट माइंड इट, you cannot earn great amounts being a average or below average lawyer. That is true for a lot of professions. A lot of professions. Then if I talk about being a chartered accountant, that is also a very good profession. क्या कर रहे होते हो, बहुत जो फाइनेंस के लॉज हैं, इंट्रिकेसीज है रेगुलेशंस में इंडिया के, जो है वो कॉम्प्लेक्स है, तो वो उसमें हेल्प करते हैं. और एज अ सीए यू कैन अर्न एनीवेयर स्टार्टिंग फ्रॉम 6 to 8 lakh per annum starting में for a fresher to even going to crores with a good audit firm. Then apart from this, if someone is interested कुछ करने में, तो I would suggest एक प्रोफेशन जो कि बहुत जो है अभी नया है एंड इस पे बहुत ज़्यादा लोग स्पेशलाइज नहीं कर रहे, बट जिसने इस स्किल को जो है मास्टर कर लिया, he will just go boom in his career. That is AI and AI related professions. So हर एक चीज फ्रॉम, अगर मैं बात करूं, आप फूड का ऑर्डर कर रहे हो से लेके आपकी मेडिकल साइंसेस से डिफेंस, है ना, हर एक चीज में AI का रिवॉल्यूशन आ रहा है, AI इनकॉर्पोरेट हो रही है. एंड देयर इज नो लिमिट टू व्हाट यू कैन अर्न इफ यू स्पेशलाइज इन दिस फील्ड. और ऐसा भी बहुत ज़्यादा कोर्सेज भी नहीं है कि मतलब कोई 4 साल की बीटेक इन एआई, बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी धीरे धीरे आ रहे हैं. तो आप इफ़ यू नो द स्किल सेट्स, इफ़ यू हैव दो स्किल सेट्स, इफ़ यू नो हाउ टू बिल्ड दो सॉफ्टवेयर्स, ट्रेन मशीन लर्निंग, एआई प्रोग्रामिंग, ये सब आपको अच्छे से पता है, तो एनीवन विल हायर यू एंड गिव यू सैलरीज लाइक एनीथिंग. सो एट द एंड मैं यहाँ पर समराइज करना चाहूंगा कि इफ यू हैव अ गुड स्किल सेट, इफ यू आर गुड विद एनीथिंग एंड यू आर good in that profession, there is no boundaries to what you can earn. हाँ, that is true. And इसका ये भी इम्पोर्टेंस है कि अगर आपकी एक ड्रीम है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है एंड आपके 2 अटेम्प्ट्स हो गए हैं या 3 अटेम्प्ट्स हो गए हैं, मे बी इट इज़ अ टाइम कि आप वो ड्रीम रिकन्सिडर करो. हाँ, और अब देखिए, ये तो मैंने बताया थे, जो चीज़ें तो बताई हैं जो क्लास 10th के बाद बच्चे कंसिडर कर सकते हैं इसमें, क्योंकि मैथ्स भी बहुत जगहों में चाहिए होगी. आप डॉक्टरी के अलावा भी अगर आपके पास पीसीबी है, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो. नर्सिंग कर सकते हो, उसमें क्या बुराई है. आप बीएससी कर सकते हो, बहुत सारी अच्छी अच्छी फील्ड्स हैं, वहाँ कर सकते हो. आप वेटरनरी कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. सो देयर इज नो लिमिट्स. आई नो पीपल who are vets and they earn like 5 lakh rupees a month. हाँ, definitely. In South Delhi, जहाँ पर एम्स है, वहाँ पर 5 lakh 6 lakh rupees a month. And दूसरा एडवांटेज वेटरनरी डॉक्टर्स का ये भी है कि the setup cost is less. एक एमबीबीएस डॉक्टर अगर स्पेशली अगर आप स्पेशलाइज कर लेते हो सर्जिकल फील्ड में, आपका सेटअप कॉस्ट इतना बड़ा हो जाता है कि लॉट ऑफ पीपल कांट अफोर्ड इट एंड दे आर स्टक इन अ जॉब. वेटरनरी के साथ एक बड़ा एडवांटेज ये है कि ये यू कैन योर सेटअप कॉस्ट इज लेस. छोटी सी जगह चाहिए आपको ना, उसके लिए ज़्यादा बड़ी जगह नहीं चाहिए. एंड उसमें आजकल तो स्पेशली इफ यू आर इन अ सिटी या इफ यू सेटअप योर क्लिनिक इन अ गुड लोकेलिटी, इतने सारे लोगों के पास पेट्स. यार मेरे पास 2 बिल्लियां हैं, मतलब आई पेट 2 cats एंड हम लोग इतनी बार पेट्स के वेटनरी डॉक्टर के पास से जाते हैं. तो उसकी भी एक अलग डिमांड है, एक अलग नीश, अलग सोसाइटी है हु वांट्स इट. मैं आपको एक वो बताता हूँ. अभी मेरे एक दोस्त थे, उनके पास एक डॉगी है, उनकी तबीयत खराब है उस डॉगी की. एंड आप रेडियोलॉजी में तो आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा सुन के. उसका सीटी स्कैन हुआ और डॉगी के सीटी स्कैन के लिए 12,000 रुपये लिए. 12,000 रुपये? हाँ, क्योंकि उसको एनेस्थीसिया देना पड़ता है, उसका अलग पैसा. तो 12,000 रुपये उसको लगे सीटी स्कैन करने के. एक इंसान का सीटी स्कैन करने में आई थिंक उससे 1/3 1/4 हाँ 4,000 में जाता है दिल्ली में. हाँ, तो
दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। फिर नर्सिंग ऑफिसर की तरह एक्ट एज अ गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर, आप यू विल बी अप्रोक्सीमेटली इन इनकम वाइज आप 19-20 ही होते हो डॉक्टर्स की सैलरी से, कोई बहुत गवर्नमेंट डिफरेंस नहीं नर्सिंग होता। स्टाफ अर्न वेल। हाँ, हाँ, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप बायो के बाद भी कर सकते हो। द ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू, जो दिमाग से कीड़ा है कि भाई केवल ये डॉक्टर बनना था, अगर आपके 5-6 साल ड्रॉप हो गए हैं, 4-5 साल हो गए हैं, अब नहीं हो पा रहा है, तो कीड़ा हटाओ, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है लाइफ में चीजें बहुत बार, है ना। एंड देन चूज समथिंग। आई नो पीपल जो कि हु टुक समथिंग जिनका मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ and they built great careers. Ayushman Khurrana is one example. हाँ, he told me ना, पल्स में आया था, he told us. Yes. And that is what you have to understand कि भाई अब एक बात बताओ, अगर आयुष्मान खुराना नीट की प्रिपरेशन कर रहा होता, ठीक है, आज तक, और वो तो फिर फेलियर कहलाता ना यार, कि भाई नीट नहीं हुआ, नीट फेलियर कहलाता। बट नाउ थिंक अबाउट वेयर ही हैज गॉन। चल, लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी रैप अप थिंग्स। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, ठीक है, जिन स्टूडेंट्स की इस बार स्कोर इतना अच्छा नहीं आया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पा रहा, शुड दे कंसिडर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और नॉट? नाउ यहाँ पर मेरा थॉट प्रोसेस है कि अगर MBBS इज द ओनली थिंग दैट यू वांट टू डू, MBBS का ही ड्रीम देखा है आपने, कुछ भी चीज़ें, मतलब आपने लाइफ में MBBS अपना स्टेथोस्कोप और यही सब इमेजिन किया और बहुत ज़्यादा पागलों की तरह आप, यू आर लिटरली मैड टू बिकम अ डॉक्टर ओनली, देन, एंड सेकेंड थिंग, आपके पेरेंट्स के पास कॉर्पस है कि आपका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए देके एडमिशन करा सके, गो अहेड, गेट अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, डू MBBS। आई नो पीपल जो हम लोग के साथ MD कर रहे हैं, हाँ, जिन लोगों ने, आप भी जानते होंगे, जो कि MBBS प्राइवेट से किया, उसके बाद MD का एग्जाम निकाला, टॉप रैंक्स हासिल किए, टॉप 10, टॉप 100 एम्स के एग्जाम में, एम्स से MBBS के और भी अच्छे मेडिकल कॉलेजेस से MBBS किया, और उसके बाद जो है दे आर अर्निंग क्रेजी एंड दे आर वेरी गुड इन देयर फील्ड, मतलब इक्विवेलेंटली गुड, कोई फर्क नहीं है। बट आपको ये याद रखना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं कर सकते कि यार आपने MBBS भी प्राइवेट से किया, फिर आपने सोच के रखो यार MD में भी प्राइवेट में करोगे, फिर SRship भी प्राइवेट से करोगे। बट इफ यू थिंक कि भाई चलो MBBS आप प्राइवेट से कर रहे हो, बट देन स्टार्ट स्टडी। हाँ, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगा कि यार अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, योर फैमिली इज इन अ सिचुएशन टू अफोर्ड इट, देयर इज नो हार्म इन जॉइनिंग अ प्राइवेट, गो अहेड एंड जॉइन अ प्राइवेट, कम आउट ऑफ दिस रैट रेस, बिकॉज नीट प्रिपरेशन, बार बार एग्जाम देना, अटेम्प्ट करना ना, अपने आप में एक बहुत स्ट्रेसफुल टाइम होता है, कम आउट ऑफ दिस रैट रेस। बट आई वुड स्टिल से कि अगर आपके पेरेंट्स को 1 करोड़ का लोन लेना पड़ रहा है आपको इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो मे बी इट इज नॉट सो वर्थ इट। मैं थोड़ा सा फाइनेंशियली इसको एक्सप्लेन करता हूँ। चलो मान के चलो आपके घर पे सेविंग्स भी हैं 50 लाख की, कुछ भी करके आपने 50 लाख की सेविंग्स आपने लगाई और 50 लाख का आपको लोन लेना पड़ रहा है, और आपने बहुत कम रेट पे भी ले रखा है एजुकेशनल लोन, या बहुत कम रेट पे ले रखा है, 7%, 8% पे भी मान के चलो, तो 8% 50 लाख का होता है 4 लाख रुपए साल का। आप अगर केवल MBBS करते हो, योर एवरेज सैलरी विल बी समवेयर क्लोज टू, जैसे डॉक्टर ऋषभ ने बताया, 50,000 से 1,20,000 एक मेडिकल ऑफिसर की सैलरी, 70,000 पकड़ लो आप एक ठीक ठाक सिनेरियो, तो 70,000 में से आपका 35-40,000 तो केवल आपका EMI, उसका केवल इंटरेस्ट था भाई लोन का। मतलब आपके घर में और लोगों को भी लगेगा वो जो लोन है चुकाने में। एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, ये 5 साल बाद की बात हो रही है, तो आज की डेट में 50 लाख का 8% 4 लाख है, आज से 5 साल बाद वो तो कंपाउंड हो जाएगा ना, तो डेफिनेटली हाँ, तो वो चुकाने के लिए भी लोन आप सिर्फ आप नहीं कर पाओगे, आपको अपने पेरेंट्स और भैया दीदी सबकी हेल्प लेनी पड़ेगी उस लोन को भी चुकाने के लिए। बट सेट दैट, अगर आप उसके बाद PG क्रैक कर लेते हो, अच्छी सीट हासिल करते हो, अच्छे से मेहनत करते हो, देयर आर नो बाउंड्रीज व्हाट यू कैन अर्न एंड व्हाट यू कैन, मतलब आप बेनिफिट कर सकते हो सोसाइटी को। हाँ, तो डेफिनेटली अगर आप उस सिचुएशन में हो, तो बॉटम लाइन यही बनती है कि अगर आप हम्बल बैकग्राउंड से आते हो, आपने बहुत एफर्ट करके लोन लिया है, तो स्टार्ट स्टडिंग भाई इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, ठीक है। यू हैव अ वेरी वेरी गुड चांस टू गेट इनटू अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अर्न डिसेंट वेरी गुड स्टाइपेंड। यार एम्स में स्टाइपेंड 1 लाख के होते हैं सैलरीज ना, JRS की, तो इट ऑल बिकम्स वर्थ इट देन। बट इफ नॉट, देन आप एक विशियस साइकिल में फंसते जाओगे, ठीक है। फिर अगर आपको लगेगा कि MBBS के बाद PG नहीं निकली, अभी घर पे बहुत बड़ा लोन है, देन यू हैव टू
पे इट ऑफ तो फिर आप जॉब्स करने लगोगे, फिर यू विल बी स्टक इन दैट सिनेरियो। उसके बाद आपकी फैमिली बन जाएगी, शादी हो शादी जाएगी। हो जाएगी। तो पहले आपने 3-4 साल नीट के लिए वेट किया, अब 21-22 साल के हो गए, फिर एमबीबीएस में घुसे, 27 साल के आसपास तक एमबीबीएस से निकले, फिर आपने 2-3 साल पीजी की प्रिपरेशन की, तब तक मोस्ट ऑफ द पीपल गेट मैरिड बाय 31-32 के आसपास। फिर आई नो पीपल जो कि उसके बाद शादी करने के बाद, बच्चे होने के बाद, बच्चे जब क्लास 1, 2, 3 में, उसके बाद फिर से पीजी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं एंड उसके बाद निकालते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि एज डॉक्टर ऋषभ इन द सेम लाइन्स ओनली, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, आपने अपना अगर मेहनत कर ली है ना, हाउ मेनी ड्रॉप्स टू टेक, आई वुड सजेस्ट 2 ड्रॉप्स, मैक्स टू मैक्स 3 ड्रॉप्स ले लो, उससे ज्यादा मत लो। तभी पागलों की तरह अगर ले लिए हैं तो एक लास्ट अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो इसको मेक दिस नीट अटेम्प्ट द लास्ट अटेम्प्ट। और उसके बाद आपके पास पैसे हैं, पेरेंट्स के पास कॉर्पस है, डोंट हैव अ सेकंड थॉट, इफ एमबीबीएस इज योर ड्रीम, गो अहेड, टेक अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। अगर पैसे बिल्कुल ही नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो मे बी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इज नॉट मेंट फॉर यू। अगर पार्ट लोन ले सकते हो, पार्ट आप सेविंग कर सकते हो, तो आपका रिस्क है लाइफ में, बट कहते हैं ना रिस्क है तो इश्क है। तो कितना रिस्क है, कितना मनी है? तो आई वांट टू आस्क यू, व्हाट आर द फीस फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया, पता है तेरे को? हाँ, सो बेसिकली यहाँ पे आपकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की स्टेट बाय स्टेट डिफर करती हैं, बट 50 लाख से लेके आपकी 1.25 करोड़ के आसपास तक का एक 5 years 5.5 साल का। तो दिस इंक्लूड्स ट्यूशन, हॉस्टल, एवरीथिंग? हाँ, वो आपका सब मिला जुला के जाएगा। फिर अपने ऊपर खर्चे अलग, लेकिन वो तो 1 करोड़ के कंपैरिजन में अगर आप महीने का 5,000 रुपए खर्च करते हो, हाँ, तो ठीक तो है। कोई वो फील ही नहीं होता ना, वो 5 साल में करीब 3-3.5 लाख होता है, तो वो नेग्लिजिबल सही फील होता है। ठीक है, सही बात है ना। तो दैट इज हाउ इट इज, सो दैट इज द एंड पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, नाउ माय क्वेश्चन टू यू डॉक्टर ऋषभ, डू यू थिंक दैट डूइंग एमबीबीएस, बिकमिंग अ डॉक्टर, वाज इट वर्थ इट फॉर यू? सो इसका सिंपल डायरेक्ट आंसर है 100%। Why? तो वाई सिंपल, बिकॉज मैं अपने आप को कुछ और नहीं देखता, मतलब आई डोंट सी माई सेल्फ डूइंग एनी अदर प्रोफेशन। मुझे इस प्रोफेशन में, अगर आप एक पाई चार्ट बनाओ, तो इस प्रोफेशन में मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलता है, इस प्रोफेशन में मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी मिलती है, और मेरी जो पर्सनल ब्रांच है रेडियोलॉजी, उसमें मुझे अपने लिए भी टाइम मिल जाता है। तो मैं अपनी लाइफ से यही चाहता हूँ ना कि यार जो मैं काम कर रहा हूँ वो मुझे अच्छा लगे, उससे मुझे पैसे मिले, और उन पैसों को स्पेंड करने के लिए मेरे पास टाइम हो। तो मेरे लिए इट इज़ अ कंप्लीट 100% जॉब सेटिस्फैक्शन। आई डोंट रिग्रेट बीइंग अ डॉक्टर एट ऑल। व्हाट अबाउट यू? सेम हियर, 100% एग्रीड, मतलब ऑन द सेम, इन द सेम लाइंस ओनली। पैसा डिसेंट है, आई वुड नॉट से कि बहुत एक्सेप्शनली ग्रेट है, डिसेंट पैसा है, बहुत एक्सेप्शनल रिस्पेक्ट है। इफ यू हैव अ ब्रांच यहाँ पर गुड वर्किंग आवर्स लाइक माइन और योर्स, आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए टाइम निकाल सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आपको पढ़ाई करनी पसंद है, आई थिंक आपको तो और ज्यादा पढ़ना पसंद है, बट पढ़ाई करना मेरा भी पैशन ही है, मतलब अच्छा लगता है, पढ़ाई करना अच्छा लगता है मेरे को, कोई खराब नहीं लगता। आप मेरे से अगर पूछोगे ना कि अगर मैं 60 इयर्स का हो जाऊंगा मुझे क्या पढ़ाई करना खराब लगेगा? नहीं, मुझे तब भी अच्छा लगेगा। आई लव रीडिंग थिंग्स, है ना। तो दैट फॉर पीपल लाइक मी और डॉक्टर ऋषभ, आई थिंक इट इज द परफेक्ट ब्रांच, but perfect field. Yes, which we are in. but the only drawback I would say in this field is कि जैसे IT प्रोफेशनल्स होते हैं ना, या बाकी इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स होते हैं, they start making money early and by the time they are 40 or 45 they are in the mode of almost semi retiring. ठीक है कि चलो अब तो बैकग्राउंड में काम चल ही रहा है, टीम है जो काम कर रही है, हमें ओवरलुक करना है। इन मेडिकल प्रोफेशन यू वर्क till 60 with the same intensity, yaar. That is with the same intensity. मतलब I was talking to one of my friends who is a software engineer and he was saying कि यार जितना मेहनत आप लोग करते हो ना for 40 years straight, उतना startup founders करते हैं in the initial 1 or 2 years. That's it. So the amount of effort that you put in this profession is immense, and ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी
ठीक है, आपको भी तो लग रहा होगा यार क्या मोटिवेट कर दिया हमें ये बोल के कि यार हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ हम मेहनत करने के लिए बने हैं, बट एक टाइम आता है जब आपको ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगने लगता बस हो गई। है कि बस हो गई यार, हो गया, थोड़ा सा बहुत हो ब्रेक गया, मिले। हाँ हो गया, बहुत हो गया। स्पेशली सर्जन्स के लिए तो इम्पॉसिबल सा हो जाता है, क्योंकि आप अगर सर्जरी छोड़ दो 6 महीने 8 हाँ। महीने के लिए, आपका हाथ, वो इट इज ऑल अबाउट स्किल सेट्स, आपके हाथ के मूवमेंट्स कैसे मैं आप, भी हाँ। कंसल्टेंट हूँ एंड मेरे पास ना एक बिहार से डॉक्टर आया, ही वाज एडमिटेड इन द गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड अल्ट्रासाउंड करने के लिए आया था, ही वाज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, ऑर्थोपेडिशियन था, एंड उसको 30 इयर्स पे सिरोसिस हो गया यार। वो बोला था कि मेरी लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल थी, ही ड्रैंक थ्रू आउट हिज एमबीबीएस एमडी, फिर तो उसकी जो सर्जिकल ब्रांच है रात रात भर ऑपरेट कर रहा है, रात भी खाना खाना चले गए बाहर, कुछ भी चले गए, एंड ही डेवलप CLD एट द एज ऑफ 35, नॉट 30 सॉरी, एट द एज 35। तो वो सारी भी चीजें हैं कि ये ब्रांच इतनी स्ट्रेसफुल है ना कि आपकी हेल्थ पे भी इफेक्ट होता है। तो डेफिनेटली एमबीबीएस और मेडिकल इज नॉट अ ब्रांच जो कि आपको ऐसे ही सोच लेनी चाहिए। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। यस, एज अमन सेड, रिस्पेक्ट है, अच्छी है रिस्पेक्ट, जॉब सेटिस्फैक्शन भी है, बट द एफर्ट इज इमेंस। That's all for this podcast. Thank you so much डॉक्टर ऋषभ इस वीडियो पर आए हम लोग, एंड आई थिंक वी हैव शेयर्ड आवर वैल्यूएबल इनपुट्स, एंड इट हैज बीन एन ऑनेस्ट video about an honest podcast about everything about your NEET preparation journey and becoming a doctor, fields apart from becoming a doctor which are good. Do consider subscribing this channel and click the bell icon so that you never miss an update. लाइक करके यार उत्साह बढ़ाओ और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो अगर वीडियो अच्छा लगा हो। कमेंट करके बताओ अगर नेक्स्ट कोई पॉडकास्ट चाहते हो, जिस भी टॉपिक पे चाहोगे, या कोई अगर नेक्स्ट वीडियो चाहते हो किस टॉपिक पे चाहते हो, जरूर कमेंट करके बताना। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय बाय, टेक केयर, एंड वी ऑल लव यू ऑल एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जो भी करना अपने पूरे दिल और जिगर के साथ करना, एंड बी द बेस्ट in anything which you will do in your life. All the best. All the best.